हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर आपका जो चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये आपका 10th क्लास का साइंस फिजिक्स का सेक्शन है जिसमें चैप्टर आपका 9th है और हम लोग टारगेट कर रहे हैं आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक है ना। सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या कर लिए थे। पहली वीडियो में हमने कर लिया था प्रकाश क्या होता है, ये हमने जान लिया था। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दर्पण मिरर क्या होते हैं ये भी हमने, स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण क्या होते हैं ये भी हमने देख लिए थे। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो सारी चीजें हमने वहां पर कर ली थी फर्स्ट वीडियो में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, सो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। तो अगर आपको प्रकाश का परावर्तन समझना है और तो पहला वीडियो देख लें आप लोग, उसके बाद ये देखें तो और ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, अपवर्तनांक क्या होता है ये देखेंगे, लेंसेज देखेंगे और उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सो ये आपके आज टॉपिक होने वाले हैं। ठीक, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, ठीक है ना, किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद में क्या होगा, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे ये एक किरण आई, लाइट सोर्स है, और टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट गई, कुछ इस तरह से। ठीक, ये कुछ इस तरह से उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह रहे थे, इस घटना को क्या कह रहे थे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण आती है, किसी चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद में उसी माध्यम में, ठीक है ना, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको आप क्या करें, पहले वो देख लें फिर यहाँ पर आए तो और बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास में एक अभिलंब बनाते थे हम लोग, और यहाँ पे एक एंगल आई बनता था और एक एंगल आर बन रहा था, जिसको हम लोग आपतन कोण, आई आपतन कोण कहला रहा था और आर परावर्तन कोण कहला रहा था। ठीक है, तो ये चीज हमने की थी। चलिए आज हम लोग करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या डिफरेंस है दोनों में देख लेंगे। पहला डिफरेंस ये है कि प्रकाश के परावर्तन में हमको केवल एक ही मीडियम की आवश्यकता होती है। ये जो फिनोमेना होता है प्रकाश का परावर्तन, ये केवल एक ही मीडियम में होता है। ये जो परावर्तन होता है ये केवल एक ही मीडियम में होता है। ठीक है ना, परावर्तन क्या होगा, एक ही मीडियम, मतलब एयर में, मतलब जो लाइन है, लाइट है, वो एयर में आ रही थी और किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद में एयर में निकल जा रही थी। ठीक है ना, तो ये जो फिनोमेना हो रहा था ये क्या हो रहा था आपके पास में, एक ही माध्यम में हो रहा था, केवल वायु में ही हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अपवर्तन को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको दो माध्यम की जरूरत पड़ेगी, दो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। एक माध्यम कैसा होगा, अब यहाँ पर जो दोनों माध्यम को जो डिफरेंस करेंगे वो उसके ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पर डिफरेंस करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, सिंपल सा टर्म्स है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक ऐसा टर्म्स है जिसके बेस पर ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सा मीडियम में लाइट रे धीमी हो जाएगी और कौन से मीडियम में लाइट रे तेजी से चलेगी। ठीक है ना, तो दो तरह के मीडियम होते हैं। एक आपके पास में होता है विरल माध्यम और एक होता है आपके पास में सघन माध्यम। विरल माध्यम, तो यहां पर हम जो विरल माध्यम को लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि विरल माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशीय घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या बोलेंगे, प्रकाशीय घनत्व। ठीक है ना, जिसका प्रकाशीय घनत्व कम होता है वे आपके पास में विरल माध्यम कहलाता है और उस माध्यम में लाइट रे तेजी से चलती है। और जिसका प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है उसमें लाइट रे धीमी चलती है, उसमें लाइट रे क्या चलती है, धीमी चलती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विरल माध्यम, ये हो जाएगा विरल माध्यम, और ये हो जाएगा आपके पास में सघन माध्यम। ये कैसे हो जाएगा आपके पास में, सघन माध्यम। सघन माध्यम, दो तरह के माध्यम होते हैं। ठीक, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। अब समझो जरा ध्यान से, ये एक लाइन, यहाँ कुछ मैंने एक लाइन बनाई है, इसको जरा ध्यान से देखो। इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एक ये डिवाइडर लाइन है जो क्या करती है, दो मीडियम को डिवाइड करती है। क्या करती है, दो मीडियम को डिवाइड करती है। इस लाइन के, ये येलो लाइन जो बनाई है मैंने, ठीक, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर विरल माध्यम है और इस लाइन के नीचे सघन माध्यम है। ठीक है ना, हम सरल और विरल और सघन को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो एयर है, वायु है और एक वाटर है, दो तरह के मीडियम है, दो
तरह के माध्यम है, एक तो आपका वायु हो गया और एक आपका जल हो गया, ठीक है ना। तो जो जल में अगर हम एयर में देखें, वायु में देखें, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। एयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन अगर हम जल में देखें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। तो इसका मतलब ये हो कि अगर कोई लाइट रे एयर में आ रही है तो बहुत कम अणुओं से टकराएगी, बहुत कम कणों से टकराएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो जल में जाएगी तो बहुत सारे अणुओं से टकराएगी, बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, उन सबसे टकराएगी। तो इसका मतलब वहां पर उसको चलने में ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, है ना। अगर वायु के कंपेयर में देखें तो उसको जल में चलने में ज्यादा दिक्कत पड़ेगी। जिस दिक्कत की वजह से वो क्या होगा, जिस दिक्कत की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो अपना पाथ को मोड़ लेगी या वो धीरे चलना शुरू कर देगी। वहां पर वो कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी आपके पास में इस तरह समझ सकते हैं कि जो जल होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है और वायु की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट जो हमने लिया है वो लिया है आपके पास में विरल माध्यम, ऊपर वाला विरल माध्यम है और नीचे वाला सकल माध्यम है, ठीक है। चलो अब एक लाइट रे यहां पर बनाते हैं हम लोग। कोई लाइट रे है जो किसी एंगल पर डिवाइडर लाइन पर, जो हमने एक डिवाइडर लाइन बनाई है, क्षैतिज लाइन बनाई है, इस पे इंसिडेंट हो रही है, इस पे गिर रही है आके। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। कोई प्रकाश किरण आएगी, ठीक, और यहाँ पे आके गिरेगी, इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो ये आपके पास में क्या कहलाएगी, आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इसको एक्चुअल में किधर जाना चाहिए, इसको एक्चुअल में इधर जाना चाहिए, कट 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 कट, ये जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। लेकिन 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 ये ऐसे नहीं जाकर क्या होती है, लेकिन ऐसे नहीं जाकर ये क्या होती है, मुड़ जाती है, अपने पाथ से क्या करती है, मुड़ जाती है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से क्या करेगी, अपने पाथ से मुड़ जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक। किधर मुड़ी, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमने येलो लाइन बनाई थी, ये जो हमने एक डिवाइडर बनाया था एयर के बीच और वाटर के बीच, उस लाइन पर एक क्या डालेंगे हम लोग, एक लाइन डालेंगे जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। एक ऐसी लाइन डालेंगे जो इस पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 डिग्री का किसके साथ में, इसके साथ में, ये, ठीक। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब। एक सीधी लाइन जो उस येलो लाइन के साथ में, डिवाइडर लाइन के साथ में क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। बेसिकली इसको हम बोलते हैं लंब डालना। किसी भी एक लाइन पे अगर हम एक ऐसी लाइन डालेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसका बोलेंगे हम लंब डालना, ठीक है। तो ये लंब क्या होगी आपके पास में, ये लंब क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अभिलंब, ठीक है ना। तो ये लाइन आपके पास में क्या हो गई, अभिलंब। क्लियर हो गई बात। अब जरा समझो हो क्या रहा था कि लाइट रे विरल से आ रही थी और सकल में जा रही थी। तो विरल से आ रही थी और सकल में जा रही थी, तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सकल माध्यम में आती है तो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, अपना पाथ चेंज। इस फिनोमेना को, इस जो लाइट जो बेंड हो जाती है, जो मुड़ जाती है, ठीक, इस मुड़ने को, इस बेंड होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सकल माध्यम में जाती है, या जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में जाती है तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकाश किरण का झुकना, अभिलंब की ओर झुकना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सिंपल, खत्म, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये आपके पास में था प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है एक चीज कि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल, जिसको हम आई से शो करते हैं, और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आपतन कोण, ठीक। क्लियर हो गई बात। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण। दूसरा देखिए आप जरा ध्यान से, दूसरा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। किसके बीच में, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में। इसको बोलेंगे हम लोग आर। इसको किससे शो करेंगे, आर से। और ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता अपवर्तन। ये क्या कहलाता, अपवर्तन कोण। ये क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक। और इसको किससे शो करेंगे हम लोग, इसे शो करेंगे आर से। तो एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सकल में जाती है तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती है, और उस वाली कंडीशन में आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण से कैसा होता है, बड़ा होता है। यानी कि आपतन कोण कैसा होगा, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में, यहाँ पर कोण आई
अगर यहां से देखें तो कोण आई क्या होगा, ऑलवेज कोण आर से बड़ा होगा, ठीक है ना। कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से, विरल से सघन में जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में इसका हम लोग रिवर्स वाला पार्ट देख लेते हैं। रिवर्स वाला पार्ट कैसे, कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है कि सघन से विरल में जाती है, क्या करती है, सघन से विरल में जाती है, तब क्या होता है, इस फिनोमेना को हम लोग देख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो यहां पर हमने एक लाइन बना ली, और ऊपर वाला मीडियम, इसको हम यहां पर अभिलंब देख लेते हैं, ये अभिलंब है, इसको हम लोग अभिलंब बना लेते हैं, एक हमने अभिलंब डाल लिया इसमें, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला माध्यम अब इस बार हमने कैसे लिया है, सघन लिया है, ये वाला माध्यम हमने कैसे लिया है, सघन। तो ये माध्यम जो ऊपर है वो सघन है, और ये माध्यम जो नीचे है वो कैसा है, विरल है। आगे बात सुनना, नीचे कैसा है, विरल है, ठीक। तो अब क्या होगा, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, क्या होगी आपके पास में, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। चलिए लेके चलते हैं, तो ये आपके पास में ये है, ठीक। लेकिन इसको एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, सीधे निकल जाना चाहिए, है ना। एक्चुअल में तो उसका यही बात होगा, क्योंकि हमको पता है प्रकाश किरण कैसे चलती है, जो प्रकाश लाइट रे होती हैं वो क्या चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलती हैं। तो जब सीधी रेखा में चलती है तो उसको ऐसे जाना चाहिए, डॉट 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 करके सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करती, ये क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाती है भाई। इस बार क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था, इस वाली कंडीशन में जब विरल से सघन में आ रही थी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं दो एंगल बनेंगे, एक एंगल आई, इसको हमने बोला आपतन कोण, और एक अभिलंब के साथ में एंगल बनाएंगे, ये अभिलंब यहां से ये वाला एंगल पूरा होगा, ठीक। ये अभिलंब है, ये अभिलंब जरा ध्यान से देखो, ये अभिलंब के साथ में एंगल बनाएंगे हम लोग, ये है अभिलंब, तो इसके अभिलंब के साथ में एंगल बनाएंगे। तो अभिलंब के साथ एंगल बनाएंगे तो ये आपतित किरण एक एंगल तो ये हो गया, और ये अपवर्तित किरण एक एंगल ये हो गया, तो ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, आर, ठीक है ना। तो इस वाली कंडीशन में जब सघन से विरल में जाती है, तो कोण आई ऑलवेज क्या रहता है, छोटा रहता है एंगल आर से, ठीक है ना। यानी कि एंगल आई ऑलवेज कैसा रहेगा, छोटा रहेगा एंगल आर से, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। ये कुछ डिफिनेशंस है, इसके अकॉर्डिंग ये आप देख लेना। आपतन बिंदु, ये जो पॉइंट है ये आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण, जो आने वाली किरण थी इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। अपवर्तित किरण, जो अपवर्तन के पश्चात यहां से निकल गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई, इसको हम लोग अपवर्तित किरण बोलेंगे। ये हमने अभी लिख दिया सारा, ठीक है। अभिलंब, ये जो आपके पास, ये जो हमने एक 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, लंबवत लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अभिलंब, ठीक है ना। ये अभिलंब हो जाएगा। उसके बाद में आपतन कोण, ये वाला एंगल आपतन कोण बनेगा, अभिलंब के साथ में आई, और ये आपके पास में अपवर्तन कोण, ठीक है ना। ये आपतन कोण हो गया, और ये अपवर्तन कोण, ये है 6 पॉइंट, ठीक। उसके बाद में रेयर, क्या हुआ भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपके पास में, दुर्लभ, मीडियम, रेयर, इसको हमने बोला है विरल, इसको हमने क्या बोला है यहाँ पर, विरल, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला, विरल। जिसमें प्रकाश की गति तेज होती है, अपवर्तक सूचकांक कम होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी क्या है ये अपवर्तक सूचकांक, म्यू क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें प्रकाश की गति तेज होती है, अब ये यहाँ पे ये समझो कि जिसमें प्रकाश की गति कैसी होगी, तेज होगी, तो मीडियम कैसा होगा, वो मीडियम कैसा होगा, विरल, कैसा होगा, विरल, ठीक है। उसके बाद में एक होता है डेंसर मीडियम, घना माध्यम। इस घने माध्यम को हमने क्या बोला है, सघन, इसको हमने क्या बोला है, सघन। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, पढ़ लेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो अगर हम देखें विरल में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो उसमें हवा और निर्वात, वैक्यूम और एयर, इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर हम डेंसर मीडियम के देखें, घना माध्यम यानी कि सघन माध्यम के एग्जाम्पल देखें, तो उसमें पानी आता है, कांच आता है और हीरा आता है, ठीक है ना, वाटर, ग्लास एंड डायमंड। तो ये इसके एग्जाम्पल थे, ठीक। सो अब देख लेते हैं अपवर्तन के नियम। 2 नियम होते हैं इसके। पहला नियम क्या होता है अपवर्तन का, कि आपतित किरण, जरा ध्यान से देखो, पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, आपतित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण, ठीक, और अभिलंब। तीनों क्या करेंगे, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, तीनों क्या होते हैं,
एक ही पॉइंट पर, यानी कि अगर इसको पॉइंट ओ माने तो तीनों कहां पर होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, ठीक है ना, एक ही तल में होंगे, जैसे कागज के तल में। सारी चीजें एक ही पॉइंट पर है। आने वाली किरण भी उसी पॉइंट पर है, जाने वाली किरण भी उसी पॉइंट से जा रही है, और अभिलंब भी उसी पॉइंट पर हिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये कि आपके पास में यहाँ पर अगर एंगल आई बनाए, एंगल आई यानी कि साइन आई कीजिए, इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साइन आई कीजिए और साइन आर कीजिए, ठीक है ना, का अनुपात कैसा होता है, नेतांक होता है। का अनुपात कैसा होता है, नेतांक। यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोला आपके पास में, नेतांक का मतलब ये हुआ कि साइन आई अपॉन, यहाँ पर आपके पास में क्या रखेंगे, साइन आई कीजिए यानी कि साइन आई और साइन आर कीजिए यानी कि साइन आर, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे तो हमेशा कैसा आएगा, नियतांक आएगा। कैसा आएगा, नियतांक। यानी कि दो फिक्स मीडियम के लिए ये वैल्यू, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है, इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन की वैल्यू ये फिक्स है, हमेशा वही आएगी, ऑलवेज वही आएगी, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में अपवर्तन का सेकंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। तो अगर शॉर्ट में आता है स्नेल लॉ लिखिए तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि आपतन कोण आई की जिया और यानी कि साइन आई की जिया और साइन आर की जिया का अनुपात जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आती है, नेतांक आती है। दो मीडियम के लिए, दो फिक्स मीडियम के लिए, यानी कि अगर इसको हम लोग वायु माने, इसको वायु माने और इसको हम लोग जल माने, इसको हम लोग क्या माने, जल माने, ठीक। और अलग अलग एंगल पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा वैल्यू कैसा आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी, एक नियतांक आएगा, हमेशा वही आपको मिलेगी वैल्यू, ठीक है ना। अब कैसे मतलब समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर इसको 60 करें, इसको 45 कर दें, ठीक है ना, उसके बाद अगर इस एंगल को बढ़ा दें, इस एंगल को बढ़ाएंगे तो आपके पास में ये एंगल क्या होगा, घट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, ये 45 है क्या, इसकी वैल्यू निकालो, उसके बाद में यहाँ पर 70 पे 35 पे निकालो, तो ये जो वैल्यू आने वाली है कैसे आने वाली है, फिक्स आने वाली है वैल्यू, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन का सेकंड लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग स्नेल नियम भी बोलते हैं, ठीक। तो ये था आपके पास में सेकंड नियम, ठीक। एक ग्लास स्लैब से अपवर्तन देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है ना। कोई स्लैब है, उस स्लैब का मतलब हुआ कि एक मोटा, इतना मोटा ग्लास, ठीक है ना, इतना मोटा ग्लास कंसिडर करेंगे, उससे अपवर्तन देखेंगे, उससे अपवर्तन कैसा होता है। देखो समझो, कोई प्रकाश किरण है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पर ये कोई स्लैब है मोटा सा, ठीक, इस तरह से, ये तो ज्यादा मोटा है, थोड़ा कम मोटा बना देता हूँ, कुछ इस तरह से, ये है बन जा भाई, ये इस तरह से कुछ स्लैब है, ठीक। ये कोई प्रकाश किरण यहां से आती है और आने के बाद में क्या हुआ, जरा समझो जरा, वह प्रकाश किरण ऐसे गिरती है, ठीक। तो क्या होगा आपके पास में, गिलास कैसा है, गिलास कैसा, सघन माध्यम है, हमेशा याद रखेंगे अब, गिलास कैसा, सघन माध्यम। तो एयर से आ रही है तो ये क्या होगी आपके पास में, अगर यहाँ पे एक अभिलंब बनाए हम लोग, यहाँ पर अगर अभिलंब बनाए तो ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। जरा ध्यान से देखो, ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए था, इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था, एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब समझो जरा क्या हुआ, अब ये मीडियम इसके लिए क्या बन गया, अब ये मीडियम यानी कि जो आपके पास में गिलास था, अब गिलास में ये जो एयर करेगी वो कैसे व्यवहार करेगी, जैसे कोई आपतित किरण हो, जैसे कोई क्या हो, आपतित किरण हो। तो एक अभिलंब हम लोग यहाँ बना लेते हैं, एक अभिलंब हम लोग यहां बना लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको एक्चुअल में किधर जाना चाहिए, एक्चुअल में इधर जाना चाहिए ये, लेकिन ये ऐसा ना जाएगी, कैसे जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, कुछ इस तरह से अभिलंब से दूर हट जाएगी, कुछ इस तरह से। आई बात समझ में। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों लाइनों को देखते हैं, इस डॉटेड लाइन को, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, और इस फाइनल लाइन को, जो एयर में, फिर ग्लास में, फिर एयर में, ठीक है ना, निकल के आइए, वो देखते हैं आप लोग, दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। मतलब लाइट रे अगर किसी ग्लास से निकल के आएगी तो वो उसी डायरेक्शन में चलने लगेगी जिस डायरेक्शन में वो पहले थी। बस यहाँ पर ये समझना है आपको, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। देखो EF एक जो ऊपर पढ़ने के बाद में इसको कैसे जाना चाहिए था, ये डॉट 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 इसने बनाया है, इसको ऐसे जाना चाहिए था ये, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये क्या हुआ, अपवर्तन हो गई, थोड़ा अपवर्तन हो गया, इसके कुछ इस तरह से आ गई, इधर अपवर्तन हुआ तो कुछ किस तरह से आई, कुछ इस तरह से आ गई, ठीक। अब यहां से, अब ये जो आपके पास में ये इसका क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम। अब ये जो पहले फर्स्ट मीडियम ये था, ठीक है ना, N1,
और इसको मान लो N2 और इसको मान लो N1। ये हमने क्या माने, अपवर्तनांक, इसके अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, ठीक है ना। वही ऑप्टिकल डेंसिटी जो मैं बता रहा था अभी, वही ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, और ये फिर उसके बराबर होगा N1 के, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा आपके पास में, अब ये फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये तो आप देखो अभिलंब बनाया है, ठीक, तो एक्चुअल में इसको इधर आना चाहिए था, लेकिन ये फिर अभिलंब से दूर हट गई और किसके समांतर हो गई, जो पहले वाली लाइन थी EF के समांतर, ठीक है ना। ये था स्लैब से अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपवर्तन का कारण। अब समझो ना अपवर्तन का कारण क्या होता है, वही हम जो पहले बता रहे थे आपको। अपवर्तन का कारण क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक ऐसे माध्यम से ऐसे माध्यम में जाएगी कि जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पर आपके पास में जो वायु होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, और जो जल होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रकाश धीमा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, प्रकाश धीमा हो जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है, चेंज कर देता है, मुड़ जाता है किसकी ओर, अभिलंब की ओर, ठीक है ना। यही इसका कारण होता है, ठीक, लाइट रे का के धीमा हो जाना। जब लाइट रे धीमी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो कि एक बहुत सारे लोग हैं, एक दो सिचुएशन कंसिडर करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करो जिसमें रोड पूरा खाली पड़ा है और आपसे कहा जाए कि इस पे दौड़ना है आपको, तो क्या करेंगे आप सीधे दौड़ते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, उस रोड पे बहुत सारे लोग इकट्ठा कर दूं, मतलब एक भीड़ वहां पर आ जाए, तो अब मैं कहूँ कि आपको यहाँ से निकलना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप वो पाथ देखेंगे, वो रास्ते देखेंगे जहां से निकलना ईजी होगा। बात समझ आ रही है आपको। तो ऐसे रास्ते देखेंगे जहां से निकलना ईजी होगा। तो प्रकाश भी क्या करता है, जब प्रकाश डेंसर में जाता है, जब प्रकाश डेंसर में जाता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, जिससे वो क्या होता है, मुड़ने लगता है। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपके पास में कारण जो हमने पढ़ा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे पानी से भरे गिलास में रखा पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है, यानी कि पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का कारण है, क्योंकि प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो हमको मुड़ी हुई लाइन दिखाई देती है, वो वहां से हमारे आंख में प्रकाश जाता है, तो हमको पेंसिल या चम्मच जो भी यहाँ पे स्पून वगैरह पड़ा है वो भी हमको कैसे दिखाई देता है, मुड़ा हुई दिखाई देता है। तालाब में मछली, ठीक है ना। और लेंस का काम अपवर्तन पर आधारित है। हाँ, जो लेंस हम लोग पढ़ते हैं उसका काम भी कैसा है, अपवर्तन पर आधारित है। ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, आप देख लेना इसको, ठीक। उसके बाद में और एग्जाम्पल है, देखो उदाहरण समझे, काफी एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऐड कर रखे हैं। पानी में, ये तो हमने भी देखा, पानी में पड़ी हुई लकड़ी या कलम बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई देती है, अपवर्तन कारण। उगते तथा डूबते समय सूरज क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। ये क्या, ये देखा हुआ आपने कि अभी सुबह जब इन द मॉर्निंग आप लोग उठते हैं तो क्या होता है, अगर सूरज क्षैतिज के नीचे होता तब भी हमको दिखाई देने लगता है। इसका रीजन क्या होता है, देखो समझो जरा, क्षैतिज के नीचे मतलब अभी सूरज निकला नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमको दिखाई दे रहा, उस क्षैतिज से नहीं निकला। क्षैतिज मतलब क्या है, समझो जरा ध्यान से। देखो ये मान के चलो कोई आपके पास में कैसी पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी बना लेते हैं हम लोग, और ये इसका क्षैतिज है और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये हम है, ठीक। ये इसका पूरा क्या है, ये इसका पूरा क्षैतिज है, और सूरज अभी क्षैतिज से ऊपर नहीं आया, यहाँ पर है, क्षैतिज से अभी ऊपर नहीं आया है, बल्कि कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। क्षैतिज से ऊपर नहीं आया बल्कि कहां पर है, यहां पर है। देखो जरा ध्यान से, ये देखना है हमको। क्लियर हो गई बात। अब जरा ध्यान से देखो, ये चूंकि सूरज के आसपास तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो उसका जो मीडियम होगा वो क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा। उसका मीडियम कैसा होगा, ज्यादा डेंस होगा, ठीक। तो अगर कोई प्रकाश किरण ज्यादा डेंस में से कम डेंस में आएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर एक डाल लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन, और ये रहेगा आपके पास में सघन माध्यम, और ये रहेगा आपके पास में विरल माध्यम, ठीक है ना। अब समझो जरा, अगर कोई प्रकाश की किरण यहां से यहां पर आती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरण यहां से यहां पर आती है कुछ इस तरह से, तो एक्चुअल में इसको कैसे जाना चाहिए, एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना, एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसे नहीं जाके कैसे क्या होती है, मुड़ जाती है। ये क्या होती है आपके पास में, मुड़ जाती है, ठीक है ना। किधर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा आपके पास में, देखो अभिलंब ये था, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई। हम यहाँ पर खड़े थे, ये भाई साहब ये खड़े थे कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इनकी आंख में ये प्रकाश पड़ा, जब प्रकाश पड़ा तो इनको सूर्य दिखाई देने लगा। अभी ऊपर नहीं आया है, लेकिन ये इस लाइट रे की हेल्प से, ये जो अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर, इसकी मदद से हम लोग उसको पहले ही देख पा रहे हैं, जब निकला नहीं है उससे पहले ही, ठीक है ना। तो ये किसका उदाहरण था, वायुमंडलीय
अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं कि तारों से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, वो आपकी आंख पर पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वहां का जो मीडियम है, बहुत सारी परतें हैं वहां पर वायुमंडल में, तो उसका जो मीडियम है वो क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, जिस वजह से जो रेज होती हैं, जो अपवर्तित किरणें होती हैं, वो इधर उधर होती रहती है, ठीक है। कभी आपकी आंख पे पड़ जाती है तो आपको दिखाई देने लगता है, और कभी आपकी आंख पे नहीं पड़ती है तो आपको दिखाई नहीं देता। ये सिंपल सा है कि कोई प्रकाश की किरण इस तरह से, मान के चलो यहाँ पर बहुत सारे ये तारे हैं और यहाँ पर आप हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ये मीडियम मैंने बना लिया, कुछ इस तरह से अपवर्तन होगा इसका, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो होगा क्या आपके पास में कि कभी अपवर्तन हो जाएगा, अगर यहाँ पर है आप, ठीक, तो कभी अपवर्तन हो जाएगा, तो कभी ये लाइट रे आपकी आंख पे पड़ेगी तो आपको दिखाई देने लगेगा सिंपल, और नहीं पड़ेगी तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि तारे टिमटिमाते नहीं है, वो ऑलवेज चलते रहते हैं, मतलब ऑलवेज जलते रहते हैं, ठीक है ना, तो टिमटिमाते नहीं है वो, ठीक। बल्कि होता क्या है कि अपवर्तन के पश्चात जो आने वाली लाइट रे हैं, ठीक, वो माध्यम की डेंसिटी की वजह से कभी पड़ जाती है हमारी आंख पर, कभी नहीं पड़ती है, घटती बढ़ती रहती है, ठीक, जिस वजह से वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था आपके एग्जाम्पल कुछ, ठीक। उसके बाद में देख लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। अपवर्तनांक देखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है, ये हमने अभी देखा, और वे मुड़ जाता है, ये मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम या ज्यादा हो रही है, इस चीज को देखने के लिए इस फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो जिस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उस मीडियम में प्रकाश ज्यादा मुड़ता है, और जिस मीडियम में प्रकाश की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश कम मुड़ता है और उसकी गति उसमें तेज रहती है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने वही चीज की है, पहले माध्यम, दो माध्यम यहाँ पर अगर हम दो माध्यम बनाएं और इसके अपवर्तनांक मान लें, इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है, और इसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा, कौन सा फार्मूला पढ़ा हमने, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू म्यू। इस म्यू को हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, n से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से देखें इसको कि 1 and 2, क्या देखें, 1 and 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो अपवर्तनांक देख रहे हैं वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देख रहे हैं, किसके पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला क्या था आपके पास में, पहला क्या था माध्यम, यहाँ पर वायु, और दूसरा माध्यम क्या था यहाँ पर आपके पास में, जल। तो कुछ इस तरह से अगर फार्मूला बनाएंगे, साइन, क्या बनाएंगे आप लोग, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू 1 and 2, तो इसका मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1। तो ये आपके पास में फार्मूला बनता है अपवर्तनांक का, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक समझ गए आप लोग, अपवर्तनांक कुछ नहीं है, एक ऐसा फैक्टर है जो किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम या ज्यादा हो रही है इस चीज को बताता है, ठीक है ना। और अगर प्रकाश अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें प्रकाश की गति धीमी होगी, और अगर अपवर्तनांक कम होगा तो उसमें हम ये होता है कि उसमें प्रकाश की गति कैसे होगी, तेज होगी, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में। अब देखो जरा ध्यान से, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, यानी कि जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश की चाल से कैसे संबंधित देखेंगे हम लोग। जरा ध्यान से देखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा आयुं प्रकाश की चाल व उसे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना, प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी n जो इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा आपके पास में, प्रकाश की चाल कितनी है आपके पास में, c, ठीक। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में हम उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, किस माध्यम में लेके जा रहे हैं हम लोग, मान के चलो उसको वाटर में लेके जा रहा है, उसको ग्लास में लेके जा रहा है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात यानी कि v, उसको हमने क्या मान लिया, v मान लिया, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास में कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अब समझो जरा यहाँ पर कुछ फार्मूला एक और ड्राइव कर लेते हैं हम लोग, किस तरह से देखेंगे। पहला में आप देखेंगे क्या, जरा ध्यान से देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर दो माध्यम बनाए हम लोग, यहाँ पर दो माध्यम बनाए, एक आपके पास में क्या रहेगा, दो माध्यम बना लो यहाँ पर,
एक माध्यम क्या रहेगा आपके पास में, ये वाला हम मान लेते हैं वायु, और ये वाला मान लेते हैं हम लोग जल। उसके बाद में एक और बनाएंगे, ये वाला मानेंगे हम लोग वायु, और ये वाला मानेंगे हम लोग कांच। ठीक है ना, दो तरह से मान लेंगे इसको, कांच। दो तरह से होगा। ठीक, एक तो वायु से जल और एक वायु से कांच। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फार्मूला हमको ड्राइव करना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करना है, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना होगा, जरा ध्यान से देखो। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा ध्यान से देखो, वायु के सापेक्ष। तो वायु मतलब एयर, जल मतलब वाटर, वायु मतलब एयर, और कांच मतलब गिलास। ठीक है ना, ये तीन फैक्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। वायु मतलब एयर, ये हो जाएगा आपके पास में ए, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जल मतलब वाटर, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है एयर से AN2 वाटर। कैसे, AN2 वाटर। ठीक, यानी कि जो हमने लिखा, ये फैक्टर जो लिखा है ANG, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक फाइंड करना है। वायु के सापेक्ष जल का, जिसके सापेक्ष फाइंड करेंगे उसको पहले लिखेंगे और बाकी फैक्टर को बाद में लिखेंगे। तो वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक कितना हो जाएगा आपके पास में, वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में C प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कौन है, माध्यम कौन है, वाटर। माध्यम कौन है, वाटर। तो ये हो जाएगा आपके पास में VG। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, इसको क्या मानेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इस स्लाइड पर आएगा, इसको नेक्स्ट अगली स्लाइड पे कर लेते हैं हम लोग। तो क्या मिला हमको, हमको मिला ANG इज इक्वल टू C अपॉन VW, C अपॉन VW, और ये हुआ आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, सेकंड कंडीशन बनाएंगे हम लोग। जब क्या हो रहा है, वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का वर्तनांक। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ANG, ये सॉरी ये था आपके पास में ANW था। ठीक, C प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल VW, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी थी। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ANG, देखो वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, ANG मतलब A वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष फाइंड करेंगे उसको पहले लिखेंगे। ANG वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक कितना हो जाएगा आपके पास में, प्रकाश की चाल अपॉन VG। कितना हो जाएगा आपके प्रकाश की चाल अपॉन VG। ये हो आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या हुई आपके पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को भाग देने पर, तो भाग जब देंगे तो इधर का इधर भाग देंगे और उधर का उधर भाग देंगे। कैसे देंगे, जरा ध्यान से देखो, ANW अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास में ANG इज इक्वल टू C अपॉन VW अपॉन C अपॉन VG। ठीक है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इस वाले फैक्टर को देख लो। देखो ये आपके पास में क्या है, ये पूरा फ्रैक्शन है और ये पूरा फ्रैक्शन है। तो इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, यानी कि इस वाले फ्रैक्शन का, नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, यानी कि VG ऊपर जाएगा, और C से मल्टीप्लाई करेगा, तो C से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, कुछ इस तरह से, और ये VW नीचे आएगा और C से मल्टीप्लाई करेगा, VG, और ये VW। तो यहां से C से C कैंसिल हो गया। ठीक, क्या मिला आपको, आपको मिला यहां से VG अपॉन VW। क्या मिला आपको, VG अपॉन VW। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमको एक रिलेशन मिल गया, किसके बराबर मिला, ANG के बराबर। जरा ध्यान से देखो, किसके बराबर मिला, ये मिला आपको ANW अपॉन ANG। कितना मिला आपको, VG अपॉन VW। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग GNW। कैसे लिखेंगे इसको, GNW। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, GNW।
तो एक फार्मूला मिल गया आपको, एक फार्मूला मिल गया आपको, ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी इज इक्वल टू जी एन डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। तो इसके बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा एक चीज और है, अब इसको कैसे इजियर बनाया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। ठीक, अभी आप फार्मूला इसको अच्छे से लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक, इसको समझ लेंगे, और बाकी इसको और इजियर कैसे बनाया जा सकता है वो हम देखेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें देखेंगे और इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्या है, माध्यम। ये कुछ मैंने माध्यम ले रखे हैं, कुछ क्या अवर्तांक और प्रकाश की चाल, ठीक है। जैसे निर्वात है, उसमें प्रकाश की जो अवर्तांक होता है उसको कितना होता है 1, प्रकाश की चाल ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं। वायु, उसका अवर्तांक कितना होता है, उसका अवर्तांक होता है आपके पास में 1.003 और प्रकाश की चाल ये होती है। कांच, सॉरी जल का अवर्तांक, प्रकाश की चाल, कांच अवर्तांक, प्रकाश की चाल, हीरा अवर्तांक और प्रकाश की चाल, ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके न्यूमेरिकल्स में कभी भी यूज हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ये मैंने लिख दिए। बाकी एक पूरी टेबल आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक से वहां से उठा के मैंने ये लगा दिए, आप देख लेंगे, ठीक है। सो ये तो आपको करना ही है, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों करना है आपको, बल्कि 5 ठीक है ना। निर्वात में कितनी होती है, उसका अवर्तांक कितना होता है, निर्वात में चाल कितनी होती है, वायु में कितनी होती है, वाटर में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है और डायमंड में कितनी होती है, ये चीज आपको याद करनी है अच्छे से, ठीक। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर वो देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्या है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री होते हैं। जब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का वर्तांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ओके, आसान है ये, इसको कर लेंगे हम लोग। देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम लोग मीडियम बना लेते हैं, 2 मीडियम, एक मीडियम ऊपर वाला और एक मीडियम नीचे वाला। ये हुआ आपके पास में, इसको बनाएंगे हम लोग। ये हुआ आपके पास में विरल और ये हुआ आपके पास में सघन। ये क्या हुआ, सघन। 2 तरह के मीडियम है, ठीक है ना, एक विरल है और कैसा, एक सघन है। कोई प्रकाश किरण आएगी, आने के बाद में अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है ना। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, तो 2 एंगल बन रहा है यहाँ पर। एक एंगल बन रहा है ये वाला, इसको नाम दिया है इन्होंने, कितना नाम दिया है कि ये 60 डिग्री बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री बन रहा है। तब क्या पूछा उन्होंने, तब पूछा उन्होंने प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का वर्तनांक, ठीक है ना। तो चलो फाइंड कर लेंगे। तो एंगल हमको एंगल आई कितना दिया है, कितना दिया है एंगल आई कितना दिया है आपको 60 डिग्री, ठीक। और एंगल आर कितना दिया है आपको 45 डिग्री। तो हम जानते हैं, एक फार्मूला हमने अभी पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, क्या पढ़ा फार्मूला, एन या म्यू, एक की बात है, ठीक है ना। आप एन लिख लें या म्यू लिख लें, एक की बात है। सो ये हमको साइन आई की वैल्यू लगाओ, तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और अपॉन साइन आर की वैल्यू लगाओ, साइन आर की वैल्यू कितनी है, मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ फार्मूले को। तो एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू लगाओ, साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन आई की वैल्यू 60 डिग्री और साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन आर की वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक। आई की वैल्यू 60 डिग्री और आर की वैल्यू 45 डिग्री। अब इनके हमको मान पता होना चाहिए, ठीक। साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, ठीक। और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो ये 2 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो कि मैंने लिख दी है, ठीक। तो ये वैल्यू यहां पर लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 कितना आपका √3/2, √3/2 अपॉन साइन 45 कितना है 1/√2, कितना है 1/√2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ देख लेते हैं, देखो, ठीक, जरा ध्यान से देखो, n इजिकल टू किसके बराबर चल रहा है, ये n इजिकल टू, तो ये √2 पड़ जाएगा,
तो ये √2 पर जाएगा और √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, चूंकि हमको क्या करेंगे यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, परिमेयकरण आपने पढ़ा होगा। तो ये जब √2 की मल्टीप्लाई होती है तो 2 बन जाता है वो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पूरे से। तो n = क्या बचेगा आपके पास में, √3/√2। ठीक, √3/√2। और इसकी वैल्यू जो आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.22 समथिंग। ठीक, तो ये आपका सोल्व हो जाता है। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, अपवर्तनांक कितना आ गया, इसका अपवर्तनांक आ गया ये। ठीक, n = √3/√2 = 1.22। अरे कितना आ गया, 1.22। ठीक है ना। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, सेकंड न्यूमेरिकल ये आपका, ये कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। ठीक है, 1.35 और 1.50 है। प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है। प्रकाश किरण कहां से जा रही है, कांच से जल में जा रही है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक याद कीजिए। देखो ये वही अभी जो मैं बता रहा था आपको, ये उसी के बेस पर न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, समझेंगे इसको। देखो बहुत अच्छे समझेंगे इसको। 3 मीडियम लेते हैं हम लोग। एक लेते हैं एयर, फार्मूला बनाएंगे पहले खुद से। अब आपको याद नहीं करना, वो फार्मूला आपको याद नहीं करना। ठीक है ना, लेकिन अगर क्वेश्चंस आएगा आपका सॉल्ट वगैरह में तो वो आपको लिखना तो पड़ेगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन फार्मूला हम समझेंगे, देखो समझ के हम फार्मूला बना लेंगे खुद से। क्या है आपके पास में, 3 मीडियम लेंगे हम लोग। एक लेंगे एयर, एक लेंगे वाटर और एक लेंगे ग्लास। ये 3 मीडियम होते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखो। पहले ए को पकड़ो और डब्ल्यू के साथ इसको कंबाइन करो। कैसे करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखो। ANW इनटू, अब डब्ल्यू को पकड़ो और जी के साथ, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, WNG इनटू, अब क्या करेंगे, जी को पकड़ो ए के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास में GNA। और इन सब के वैल्यू कितनी होती है, 1। इस सब की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बेसिकली हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ये वाला। आप समझो जरा। चलो यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या गिवन है आपको। क्या क्या दिया है, क्या दिया है आपको। सबसे पहले तो दिया है आपको जल तथा कांच। पहले जल फिर कांच। ठीक है, अपवर्तनांक कितने हैं, 1.35 और 1.50। तो ये हो जाएगा आपके पास में ANW = कितना हो जाएगा, 1.35। उसके बाद में ANG कितना हो जाएगा, 1.50। पूछा क्या है, पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा। कांच के सापेक्ष मतलब GNW, जिसके सापेक्ष उसको पहले लिखेंगे और जिसका पूछा उसको बाद में लिखेंगे। तो GNW ये हमसे पूछा है। ठीक है ना। अब हमको फार्मूला इसके बेस पे बनाना है, बल्कि फार्मूला बन गया है। अब हमको GNA निकालना है यहाँ से। देखो एक चीज समझो, यहाँ पर होते हैं क्या है, अगर कहीं ANW लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/WNA। ठीक है ना। अगर कहीं ANG लिखा है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 1/GNA। ठीक है ना। और उसको रिवर्स करेंगे तो उसके जो फैक्टर पलट जाएंगे। ठीक है ना, उसके जो मीडियम होंगे वो कैसे होंगे, पलट जाएंगे। तो अगर ANW है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/WNA। और अगर कहीं ANG है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/GNA। ठीक है ना। यही चीज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखो, फार्मूला अगर यहाँ से लिखें, फार्मूला क्या होता है आपके पास में, फार्मूला होता है आपके पास में ANW इंटू WNG इंटू GNA और =1। हमको निकालना क्या है, GNA निकालना है। क्या निकालना है, GNA। अब GNA यहाँ दिखाई दे रहा है कहीं, सॉरी GNW दिखाई दे रहा है, तो GNW हमको निकालना। तो GNW दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है WNG। क्या दिखाई दे रहा है, WNG। तो अगर इस WNG को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखो। इसको लिख सकता हूँ ANW इंटू क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/GNW। क्या लिख सकता हूँ, 1/GNW। और ये हो जाएगा आपके पास में GNA = 1। ठीक है ना। तो इस वाले टर्म्स को मैं उधर लेके जा सकता हूँ, इस वाले टर्म्स को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो इसको। इस वाले टर्म्स को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास में GNA = 1। ठीक, ये मैंने कर लिया। इसको पलट दिया तो इसको उधर लेके जाऊंगा मैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास में, ये क्या बनेगा आपके पास में, ये इधर क्या बचा आपके पास में, इधर बचा ANW इंटू, इसको उधर ले गए GNA
इधर इधर ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बना आपके पास में GN W, इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी। अब देख लेते हैं गिवन क्या क्या है आपको। तो गिवन क्या क्या है, ANW ठीक है, GN है लेकिन ANG, तो इसको भी पलट लो तो ये हो जाएगा आपके पास में AN, ये हो जाएगा आपके पास में ANW अपॉन ANG और इजिकल टू ये हो जाएगा आपके पास में GNW। ठीक, तो ANG की वैल्यू रखो, ANG की वैल्यू कितनी है 1.35 अपॉन ANW की वैल्यू है 1.35 और ANG की वैल्यू कितनी है 1.50 इजिकल टू GNW। ठीक है ना, ये थी आपके पास में वैल्यूज। तो सोल्व कर लो इसको, बाकी अब हो गया ये कितना आपके पास में, सीधा करके लिख लेते हैं इसको GNW इजिकल टू, तो पॉइंट से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 और अपॉन 150। ठीक, ये हुआ आपके पास में। और तो 5 से इसको काट सकते हो आप लोग तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। ठीक, 3 से 3 नेम 27, 3 एकन 3, तो बेसिकली कितना आया GNW जो आ गया वो कितना आ गया 0.9, कितना आ गया 0.9। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, बहुत आसान था ये। ठीक है ना, बहुत आसान था, बस आपको फार्मूला जो बनाना हमने यहाँ पर देखा है वो देखना, एक बार रिवाइंड करके देख लेना वापस जाके। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना, सारी चीज समझ में आ जाएंगी दोबारा से। ठीक, चलिए अब ये हमारा बर्तन खत्म हो गया। अब लोग स्टार्ट करते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो लेंस क्या होता है, लेंस कैसे बनाते हैं हम लोग। लेंस दो गोली सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा, पारदर्शी माध्यम। बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे, मान के चलो एक ये गोला है, गोला है, गिलास का गोला है। कैसा गोला है, गिलास का सॉलिड। ठीक, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहां से एक पार्ट काटेंगे इसका और यहां से एक पार्ट काटेंगे, इतना। ठीक है ना, बीच में से नहीं काटना है, बल्कि एक कर्वी पार्ट काटना है। ठीक है ना, एक कर्वी पार्ट काटना है और इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, कुछ इस तरह से मिला देंगे दोनों सिरों को। ठीक, ये जो शेप बनेगी, ये शेप बनेगी, ये किसकी बनेगी, लेंस की, जो मैंने यहाँ पर एक बना रखा है। ठीक है ना, तो ये लेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पर दो तरह के लेंस होते हैं, दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। बहुत आसान है समझना इसको। उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो किनारों से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। अगर उसको हम छुएंगे, स्पर्श करेंगे, टच करेंगे तो हमको ये फील होगा कि वो बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। तो इस तरह के जो लेंस होंगे वो कैसे होंगे, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के अंदर एक प्रकृति होती है जो हमने पढ़ी थी, अभिसारी प्रकृति। अगर आपको याद होगा कैसे प्रकृति होती है, अभिसारी प्रकृति। ठीक है ना, वो जो हमने लाइट रे पढ़ी थी वहां पर एक हमने प्रकृति पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, देखो मैं आपको एक दिखा देता हूं, ये हमने पढ़ा थी प्रकृति, ये जरा ध्यान से देखो, ये जरा ध्यान से देखो, ये ठीक है ना, अभिसारी प्रकृति। इसके अंदर कैसी होती है, अभिसारी प्रकृति होती है। मतलब ये क्या करती है, लाइट रे को क्या करती है, किसी एक पॉइंट पर हिट कर देता है। कौन, उत्तल लेंस। इसी तरह से आपके पास में एक थी अपसारी प्रकृति, वो किसके लिए थी, अवतल लेंस के लिए। ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्या करता है, ये क्या करता है, फैला देता है इसको, ये क्या करता है, अपसारित कर देता है। ठीक है ना, तो ये दो प्रकृति पढ़ी थी हमने। ठीक, यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लेंस में। ठीक है ना, तो ये जो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जिंग होती है। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी कर देता है, ये किरणों को फैला देता है। ठीक है ना, किरणों को इकट्ठा कर देता है किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर हिट कर देता है। तो ये प्रकृति क्या कहलाती है, अभिसारी प्रकृति कहलाती है। ठीक है ना, उदाहरण क्या होते हैं, जैसे आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा कि एक ऐसा गिलास, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये तो कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं देखो मैंने यहाँ पर। तो कुछ ऐसा गिलास देखो, ये वाला गिलास, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये। ठीक है ना, इसे क्या करते हैं, सारी रेस को इस पे प्रकाश डालेंगे, वो सारी रेस क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर हिट हो जाएंगे, सारी एक पॉइंट पर हिट हो जाएंगे। तो ये गिलास क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका यूज कहाँ होता है, उपयोग कैमरा में इसका यूज होता है, चश्मा बनाने में, माइक्रोस्कोप में और प्रोजेक्टर इत्यादि में इनके यूजेस होते हैं। ये थे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है ना, कैमरा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है ना, ये कुछ वो आई लेंसेज होते हैं। ठीक, तो ये आपके पास में था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, अवतल लेंस। क्या है आपके पास में, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होगा आपके पास में, अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस को अगर हम देखेंगे तो अवतल लेंस क्या होगा, बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखा मैंने। और इसके अंदर एक प्रकृति होती है अपसारी प्रकृति। कैसी होती है, अपसारी प्रकृति। कैसी होती है, अपसारी प्रकृति। ये किरणों क्या करता है, फैला देता है। किरणों क्या करेगा, किरणों क्या करेगा, फैला देगा। तो ये प्रकृति क्या कहलाएगी, अपसारी प्रकृति। ठीक है ना, तो इसके उदाहरण क्या है,
दृष्टि दोष सुधारने के लिए जो चश्मे यूज होते हैं उसमें हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जब हम लोग चैप्टर नंबर इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 नेत्र, उसमें इनका उपयोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। कि जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। उपयोग दूरबीन और लेजर उपकरण इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में अवतल लेंस। ये ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये किनारों से कैसा है, किनारों से मोटा है, किनारों से कैसा है, मोटा है, लेकिन बीच में से कैसा है, पतला, बीच में से कैसा है, पतला। तो जो लेंस हमको स्पर्श करने पर, टच करने पर ऐसा फील हो कि वो बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है, तो इस प्रकार के लेंस को, इस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस, ठीक है ना। ये था, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ये कुछ आपको स्पाइडरमैन याद आ रहा होगा देख के, स्पाइडरमैन नहीं होता है ना, हाँ, ये आयरन मैन याद आ रहा होगा आपको, है ना। ये मैंने आपको पिक लगा रखे हैं। ये लेंस, ये यहाँ पर लेंस जो है आपके पास में, ये सारे लेंस कैसे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब कैसे हैं, अवतल लेंस है, ठीक है ना। चश्मों में अवतल लेंस का यूज भी होता है और उत्तल का भी होता है, दोनों का होता है, ठीक। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो लेंसेज से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना, जो हम आगे जो लेंसों से प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें यूज होने वाली है। देखो जरा ध्यान से, ये जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मुख्य अक्ष। यानी कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ये क्या है, मुख्य अक्ष। यहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन डालें, मतलब इसका द्वारक बनाएं, ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट सी बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे इसको, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे इसको, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, प्रकाशिक केंद्र। इसका एक फोकस होता है जिसको हम बोलेंगे प्रथम फोकस, और एक फोकस होगा जिसको हम बोलेंगे प्रथम फोकस या मुख्य फोकस, ठीक है ना। दो फोकस होते हैं लेंस के, क्योंकि इसके में दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। जरा ध्यान से देखो, लेंस अगर इस तरह से है तो उसके दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है। तो दोनों से, क्योंकि वस्तु इधर भी रख सकते हैं हम लोग, इधर भी रख सकते हैं, तो दोनों दो फोकस होते हैं इसके, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस या प्रथम फोकस। तो F1 F2 क्या है इसके मुख्य फोकस है। F1 F2 क्या है इसके मुख्य फोकस है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, F2। इसी तरह से इसके भी होंगे, ठीक है ना, इसी तरह से इसके भी होंगे। ये हो जाएगा आपके पास में F1 और ये हो जाएगा आपके पास में F2। एक द्वितीय फोकस होता है जिसको हम बोलेंगे 2F1। क्या बोलेंगे, 2F1। और एक द्वितीय फोकस ये होगा जिसको हम बोलेंगे 2F2। तो एक यहाँ पर होगा जिसको हम बोलेंगे 2F1 और एक यहाँ पर होगा जिसको हम बोलेंगे 2F2। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वितीय फोकस। ये क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस, ठीक है ना। एक होता है आपके पास में वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो हमने ये जो पार्ट लिया है, ठीक है ना, ये जो हमने एक सरफेस उठाई है किसी सॉलिड स्फेरिकल से, ठीक है ना, इसको अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं, कुछ इस तरह से गोला बना दूं पूरा में, ठीक, कुछ इस तरह से पूरा गोला बना दूं, तो इस गोले का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस गोले का जो सेंटर पॉइंट होगा, मान लो यहाँ है कोई, या इससे इधर है, ठीक, यहाँ पर है कोई ये सेंटर पॉइंट C। तो ये आपके पास में क्या है, ये C1 है, ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है ये, वक्रता केंद्र। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक। इसी तरह से आपके पास में एक इधर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे C2। ये इस वाले पृष्ठ के लिए, ये जो C1 था, ये इस वाले पृष्ठ के लिए था, इस वाले पृष्ठ के लिए, समझो जरा। जो C1 था, ये इस वाले पृष्ठ के लिए था। अब मैं बना लेता हूँ ये वाला पृष्ठ, ये इधर वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में C2। बात समझ में आ रही है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में C2, ठीक। इसी तरह से इसके होंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग C1 और इसको मान लो आप लोग C2, ठीक। उसके बाद में होता है फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां से, ये जो प्रकाशिक केंद्र है, जैसे F तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, फोकस दूरी, ठीक है ना। उसके बाद में होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होगा, जो C से C1 तक की डिस्टेंस, यानी कि C से C1 तक डिस्टेंस रहेगी, इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, R से। इसी तरह से इधर होगा R2, इधर होगा R1 और इधर होगा R2। इसी तरह से F होगा और F इधर होगा, ठीक है ना। ये थी कुछ परिभाषाएं इससे रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें हो गई आपके पास में, C जो मिड पॉइंट होता है लेंस का, प्रकाशिक केंद्र होता है, ये जो एक पूरी लंबी सी लाइन बना दी है, ये इसका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। F1 F2 ये इसके प्रथम फोकस है, ये इसके मुख्य फोकस भी कहलाते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस भी बोलेंगे, मुख्य
फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपके पास में वक्रता केंद्र। ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र। और ये जो R1 R2 है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। ये क्या आपके पास में वक्रता त्रिज्या। ये क्या वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये कुछ डेफिनेशन थी रिलेटेड टू लेंसेज, ये आप ध्यान में रखेंगे। इससे इसी की वजह से हम लोग क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक। सो ये डेफिनेशन मैंने सारी लिख रखी हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ लेना। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस, अवतल लेंस, उत्तल और अवतल लेंस में दोनों में फोकस दूरी, ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, सारी चीजें मैंने बता दी उधर, बस आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किरण आरोकों के प्रयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। यानी कि यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब बनने के, यानी कि जो प्रतिबिंब आगे बनाएंगे उनसे पहले हम लोग किरणों के कुछ रूल पढ़ लेते हैं, जो लेंसों पर पड़ने के बाद किस तरह से निकलती है, कहा जाती है, ठीक। तो पहला रूल ये है आपके पास में, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे इसको, सिंपल है ये। पहला रूल क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वे अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से निकलकर चली जाएगी। क्या होगी आपके पास में, अपवर्तन के पश्चात में उसके फोकस से निकल के चली जाएगी। ये था पहला रूल। ये था आपके पास में उत्तल लेंस के लिए। उसके बाद में अवतल लेंस के लिए क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वे इस तरह से निकल जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना, फैल जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं कुछ डेड डैश करके, तो यह कहां पर कट करेगी, F2 पर कट करेगी। कहां पर कट करेगी, F2 पर, यानी कि कहां से निकल गई, F2 से निकल के गई, ठीक है ना। तो अगर अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण लेके जाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात जो किरण निकलती है उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। ये था सेकेंड रूल। ये फर्स्ट रूल था दोनों लेंसों के लिए। सेकंड रूल क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो वो मुड़ती नहीं है, वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी, ऐसी बिना मुड़े, बिना अपवर्तन किए सीधी निकल जाएगी। ये होता है सेकंड रूल, ठीक है ना, सेकंड रूल। इसी तरह से अपवर्तन से निकलेगी तब भी कैसे निकल जाएगी, सॉरी, इसी तरह अवतल लेंस से निकलेगी तब भी कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। उत्तल से निकलेगी तब भी सीधी निकल जाएगी और अवतल से निकलेगी तब भी सीधी निकल जाएगी। कब, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ठीक। थर्ड रूल क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से निकल के जाती है, जरा ध्यान से देखो, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से निकल के जाती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, थर्ड रूल। इसी तरह से कोई प्रकाश किरण अगर कहां से निकल के जाती होती प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 3 नियम थे बेसिकली। एक नियम ये था, दूसरा नियम ये था और तीसरा नियम ये था। ये 3 नियम थे, ठीक है ना। अवतल उत्तल के लिए, उत्तल अवतल के लिए, उत्तल अवतल के लिए और उत्तल अवतल के लिए एक एक नियम, मतलब 3 नियम, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग प्रतिबिंबों का बनना लेंस के द्वारा। ओ भाई, ठीक, फाइनल स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्थिति कंसिडर करेंगे कि कहां पर प्रतिबिंब होगा, किस किस जगह पर प्रतिबिंब हो सकता है। तो पहले स्थिति क्या है, कि प्रतिबिंब कहां पर होगा, अनंत पर कहीं होगा। कहां पर होगा प्रतिबिंब, अनंत पर। तो अनंत से क्या हो रही है, किरणें आ रही है, जरा ध्यान से देखो, ये अनंत से किरणें आ रही है, ठीक। ये कहां से किरणें आ रही है, अनंत से, ठीक। ये सारी चीज आपने समझ ली, F2 F1 F2 2F1 2F2, ये सारी चीज आपने समझ ली, ठीक है ना। अब देखना जरा ध्यान से, अगर अनंत से आ रही है किरणें तो कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो सब कहां पर हिट करेंगे, F2 पर। सिर्फ कहां पर हिट करेंगी, F2 पर, यानी कि कहां से निकल के जाएंगी, फोकस से निकल के जाएंगी, प्रथम फोकस से निकल के जाएंगी। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, देखो ये बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। कैसा बनेगा, बिंदु के साइज का, बहुत छोटा। कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी, नहीं सॉरी वास्तविक, क्योंकि लेंस के उधर बन रहा है, एक्चुअल में किरणें काट रही हैं, ठीक है ना। जब एक्चुअल में किरणें काटती हैं तब जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, वास्तविक बना, ठीक है ना। कैसा बना, छोटा बना, वास्तविक बना। और कहां बना, जरा ध्यान से देखो, फोकस F2 पर ही बना। कहां पर बना, फोकस F2 पर, ठीक है ना। अत्यंत छोटा बिंदु के साइज का, बहुत छोटा बिंदु के साइज का। और कैसा बना है, जरा ध्यान से देखो, कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक।
सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, जरा ध्यान से देखो। सेकंड कंडीशन, वस्तु को कहां रखेंगे, 2f1 से परे, यानी कि जो 2f1 है जो उसका द्वितीय फोकस है उससे परे, उससे दूर रखेंगे, तब क्या होगा समझो जरा। देखो ये है डायग्राम, वस्तु को कहां पर रखा है, 2f1 से दूर रखा है, 2f1 से कहां रखा है, दूर। ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु, जिसको कहां पर रखा है, 2f1 से दूर रखा है। तो इससे दो किरणें जाएंगी। पहली किरण कहां पे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। चलो लेके चलते हैं। ये किरण आपके पास में कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और कहां से निकल के जाएगी, ये अभी हमने पढ़ा, ये कहां से निकल के जाएगी, फोकस से। आगे बात समझ में, कहां से निकल के जाएगी, फोकस, यानी कि जाने वाली किरण और अपवर्तन के पश्चात मुख्य उसके फोकस से निकल के जाने वाली किरण, ठीक है। ये दूसरी किरण कहां से जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से। कहां से जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ गई, ये उसके प्रकाशिक केंद्र से। अब इन दोनों किरणों ने, इन दोनों रेज ने एक दूसरे को कहां पर काटा, ये काटा, ये। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, और ये अभिलंब ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। हमारा जो वस्तु थी वो यहां पर थी, ये थी वस्तु, लेकिन प्रतिबिंब कहां पर बना, ये प्रतिबिंब कहां पर बना, ये। अब जरा ध्यान से देखो कैसा प्रतिबिंब बना है, जरा ध्यान से देखो कैसा प्रतिबिंब बना है। छोटा बना है, वास्तविक बना है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में किरणों ने एक दूसरे को काटा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा, दिखाई दे रहा है ना हमको, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है ना। और कहां बन रहा है, पोजीशन देख लेते हैं, कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। F2, जरा ध्यान से देखो, F2 और 2F2 के बीच में, ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई, स्थिति हो गई, ठीक। तो देख लेते हैं आप लोग, टेबल से देख लेते हैं। देखो टेबल से क्या कह रहा है, स्थिति कहां है, 2F2 और F2 के बीच। कैसा है, छोटा है, और कैसा है, जरा ध्यान से देखो, और कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा है, और कैसा है, छोटा है। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपके पास में, सेकंड कंडीशन। उसके बाद में देख लेते हैं थर्ड कंडीशन क्या है। देखो थर्ड कंडीशन क्या है कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार F2 पर ही रख देंगे, यानी कि 2F1 पर, सॉरी कहां पर रखेंगे, वस्तु को 2F1 पर ही रख देंगे। ये आपके पास में है, ये वस्तु रखी गई, कहां पर रखी गई, 2F1 पर, 2F1 पर। तो यहां पर भी दो ही रूल लगेंगे। प्रकाश किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और अपवर्तन के पश्चात में कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी, फोकस है। दूसरी किरण कहां से जाएगी, उसके वक्रता केंद्र से। कहां से जाएगी, उसके वक्रता केंद्र से। और जहां पर ये किरणें काटती हैं वहां पे क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर। ये हमने अभिलंब डाला, क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, ये ठीक। और ये अभिलंब ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये अभिलंब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखो लगभग समान साइज का है, बराबर है, वास्तविक बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल में किरणें इसको काट रही हैं, ठीक। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और दिखाई दे रहा है उल्टा बनेगा, ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है हमको, उल्टा बनेगा। तो ये सारी चीजें लिख रखी हैं। देखो स्थिति कहां पर होगी, 2F1 पर। कहां पर होगी, 2F1 पर। स्थिति जो होगी आपके पास में कहां पर होगी, वस्तु की स्थिति कहां पर रखी है हमने, 2F1 पर। सॉरी, यहां पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहां पर होगी, 2F2 पर। जरा ध्यान से देखो कहां पर रखा है, 2F2 पर। तो ये आप इसको करेक्ट कर लेना, 2F2 पर, 2F2 पर, ठीक है ना। मैं रेड पेन से कर देता हूं, 2F2 पर। समान साइज का है, दोनों बराबर है, प्रतिबिंब बराबर है और वस्तु बराबर। तो दोनों कैसे हो गए आपके पास में, समान साइज के, ठीक। वास्तविक है क्योंकि एक्चुअल में रेस काट रही है एक दूसरे को, तो वास्तविक है। और कैसा है, उल्टा है, ठीक है ना। ये था आपके पास में थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, आप कहां रखेंगे, F1 तथा 2F1 के बीच रखेंगे। वस्तु को कहां रखेंगे, F1 तथा 2F1 के बीच। तो यहां पर रखा है इस बार वस्तु को, जरा ध्यान से देखो यहां पर। तो एक किरण ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां से निकल के जाएगी, उसके फोकस से निकल के जाएगी, सिंपल। दूसरी किरण कहां से जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, ठीक। कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, ठीक। तो कहां पर, जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काटेंगे वहां पर क्या वहां से क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। ये अभिलंब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ये अभिलंब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो अब कैसे होगा, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये कैसे दिखाई दे रहा है हमको, बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। कहां बन रहा है, 2F के परे, यानी कि 2F से दूर बन रहा है, ठीक है ना। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। क्योंकि एक्चुअल में किरणें काट रही हैं, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा
और उल्टा बनेगा, हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में 2f1 से परे बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास में फोर्थ कंडीशन। उसके बाद में देखेंगे हम लोग फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन अब क्या है, अब वस्तु को और शिफ्ट कर दिया है। अब कहां पर कर दिया वस्तु को, अब वस्तु को हम लोग F1 पर ही लेके आ चुके हैं। कहां पर लेके आ चुके हैं, F1 पर। जरा ध्यान से देखो, वस्तु कहां आ चुकी है, F1 पर, ठीक। तो रूल वही रहेंगे, पहली किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। आ गई बात समझ में। दूसरी किरण कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरी किरण कहां से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई। अब एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कहीं अनंत पर जाके बनेगा। किरणें कैसी हो गई हैं, समांतर हो गई हैं। अपवर्तन के पश्चात में किरणें कैसी हो गई हैं, समांतर हो गई हैं। जब समांतर किरणें होती है तो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये माना जाता है कि अनंत पर कहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहीं अनंत पर बनेगा। हमको नहीं पता कैसा बनेगा, ठीक है ना। उल्टा होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, हमको नहीं पता। बस इतना पता कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, अनंत पर, ठीक, खत्म। उसके बाद में देखो यहाँ पर अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं, हमें नहीं पता, प्रतिबिंब की स्थिति हमें नहीं पता, प्रकृति हमें नहीं पता, साइज नहीं पता, स्थिति हमें पता है, अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद में 6 कंडीशन लेते हैं। अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब जो वस्तु को और शिफ्ट करेंगे, F1 से भी आगे लेके जाएंगे उसको, F1 से भी आगे लेके जाएंगे। ये जरा ध्यान से देखो, कहां पे लेके आए, अब F1 से भी आगे ले आए इसको भाई, F1 से भी आगे शिफ्ट करा दिया, ठीक है ना। F1 से भी क्या कराया हमने, आगे शिफ्ट करा दिया। तब वही रूल रहेगा, प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल के जाएगी, और दूसरी किरण कहां से निकल के आएगी, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये इधर की ओर जा रही थी, ठीक, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, डॉट 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 लाइन से, कुछ इस तरह से। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, डॉट 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 लाइन से, ठीक है ना। अब ये दोनों किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर काटेंगी वहां पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। वहां से क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, और ये अभिलंब ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब। अब समझो जरा, पहली बात, ये कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। वस्तु कहां पर थी आपकी, वस्तु ये थी, तो वस्तु से बड़ा होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। और दूसरी चीज ये कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि एक्चुअल में लाइन ने नहीं काटा है बल्कि काटती हुई प्रतीत हुई है हमको। जब उनको पीछे की ओर बढ़ाया तो काटती हुई प्रतीत हुई है, तो इसका मतलब ये हो कि इन्होंने एक्चुअल में नहीं काटा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, और कैसा बना, बड़ा, और कैसा बना, सीधा, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास में, जरा ध्यान से देखो, ये था आपके पास में प्रतिबिंब। F1 O के बीच रखा, इसको हमने कहां पर रखा, F1 O के बीच। बिंब की ओर कहां बनेगा, बिंब की ओर मतलब जिधर प्रतिबिंब रखा, जिधर वस्तु रखी गई है, बिंब मतलब वस्तु, जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखो, और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो ये दो, ये आपके पास में कंडीशन थी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसको अच्छे से देख लेंगे आप लोग, एक बार रिपीट कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, एक बार और देख लेंगे, आ जाएगा, ठीक। आसान चीजें हैं। तो ये टेबल, जो 3 टेबल बना रखी है मैंने, एक टेबल ये है, दूसरी ये, और तीसरी ये है। तो ये तीनों टेबल आपको अच्छे से पढ़नी है और समझनी है, ठीक है ना। वीडियो आप और बार बार देखें, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लें उसको, ठीक है ना। टेबल को समझें, डायग्राम को समझें, चीजें आ जाएंगी। आसान है चीजें, जभी आसान है जब आप करेंगे उनको, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो चीजें आसान नहीं है। उसके बाद में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब करना। अवतल लेंस के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। जरा ध्यान से देखो, ये कोई अवतल लेंस है, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या, फिर कहां रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। हम लोग कहां पर रखेंगे, अनंत पर रखने वाले हैं। तो जब अनंत पर रखेंगे तो अनंत से क्या करेंगे, किरणें कुछ इस तरह से आएंगी, ये, और अपवर्तन के पश्चात में क्या होगा, किरणें किस तरह से आएंगी, और अपवर्तन के पश्चात में क्या होगा, ये इस तरह से निकल जाएगी, ठीक, फैल जाएगी। लेकिन जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से निकल के जाएगी, ये फोकस से निकल के जाएगी। कहां से निकल के जाएगी, फोकस से। इसी तरह से एक किरण ये आ रही है अनंत से, अपवर्तन के पश्चात फैल जाएगी, और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां पर कट करेगी, ये कट करेगी फोकस पर, F1 पर। यानी कि किरणें कहां पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर कहां पर कट कर रही है, F1 पर कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है, F1 पर। तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यंत बिंदु साइज का, ठीक है ना। कैसा, अत्यंत छोटा बिंदु साइज का बनेगा, और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि रेज ने एक्चुअल में नहीं काटा है, रेज ने एक्चुअल में नहीं काटा है। जब एक रेज एक्चुअल में नहीं काटती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखो ये पहली कंडीशन ये है कि जब अनंत पर
वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस F1 पर, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज कैसे होगा, छोटा, बिंदु के साइज का, ठीक है ना। आभासी होगा और सीधा होगा, कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अनंत तथा ओ के बीच, वस्तु को कहां पर रखना, अनंत तथा ओ के बीच, कहीं भी रख दो। तो ये हमने कहां रख रखी है, जरा ध्यान से देखो, ये हमने रखी है अनंत तथा ओ के बीच। ये कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी, ठीक है ना। तो ये पहली किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाएगी, उसके पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से निकल के जाएगी, फोकस से। कहां से निकल के जाएगी, फोकस से। बात समझ में आ रही है आपको, कहां से निकल के जाएगी, ये फोकस से। दूसरी किरण कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, और कैसे निकल जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, सीधी। इन दोनों रेज ने एक दूसरे को कहां पर काटा, ये कहां पर काटा, यहां पर काटा, ए बी पर। तो ये ए बी जो बना, ये क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब। अब जब ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल में लाइन नहीं काट रही है तो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी, और वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा, और सीधा। आ गई बात समझ में, वस्तु से छोटा बन रहा है, देखो वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, तो वस्तु से छोटा बना, आभासी बना, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में लाइनों नहीं काटा, बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही थी। तो कैसा बनेगा आपके पास में, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास में अवतल में ये दो ही केस हैं, ठीक। अवतल दर्पण में, सॉरी, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है वो केवल इसमें दो ही केस हैं। तो ये खत्म हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग। तो ये टेबल आप देख लेना, इसकी एक ही टेबल है अवतल दर्पण की, इसको अच्छे से देख लेना, पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में वस्तु को कहां पर रखा गया और प्रतिबिंब को कहां पर रखा गया। समझ में नहीं आता तो एक बार और रिपीट करके देख लेंगे इसको, ठीक। चलिए उसके बाद में देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग जितनी भी डिस्टेंसेस लेने वाले हैं, जितनी भी दूरियां लेने वाले हैं, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, ठीक है ना, तो वो उनके चिन्ह क्या क्या होंगे, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों लेंस रख रखे मैंने एक ही पॉइंट पर, दोनों लेंस मैंने कहां पर रख लिए हैं, एक ही पॉइंट पर रख लिए हैं, ठीक है ना। दोनों लेंस कहां पर रख लिए मैंने, एक ही पॉइंट पर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने बनाया है, एक एक्स होता है और यहाँ पर एक एक्स डैश होता है, एक वाई होता है और एक वाई डैश होता है। ये इस पॉइंट को मानेंगे हम लोग ओरिजिन, इस पॉइंट को मानेंगे ओरिजिन। सारे डिस्टेंस जो लेंगे हम लोग यहां से लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप लोग एक्स की तरफ चलोगे, अगर आप लोग क्या चलोगे, एक्स की तरफ, तो सारे डिस्टेंस हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सारे डिस्टेंसेस कैसे लेंगे, पॉजिटिव। मतलब एक्स की तरफ चलेंगे तो सारे डिस्टेंसेस कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सारी दूरियां कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक। अगर क्या चलेंगे हम लोग एक्स डैश की तरफ चलेंगे तो सारी दूरियां कैसे लेंगे, माइनस में। सारी दूरियां कैसी होंगी हमारी, नेगेटिव होंगी, माइनस में होंगी, ठीक। अब अगर जरा ध्यान से इधर चले हम लोग, ठीक, इधर, तो कैसी होंगी, माइनस में। अब अगर हम लोग वाई की तरफ चलते हैं, ऊपर की ओर, अगर हम वाई की तरफ चलेंगे ऊपर की ओर, तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी हमारी, प्लस की। मतलब ये जरा ध्यान से देखो, अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी हमारी, प्लस की। आ गई बात समझ में। अब अगर हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, अगर हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो सारी वैल्यू कैसी होंगी आपके पास, माइनस की, ठीक है ना। इधर भी अगर आप लोग नीचे की ओर जाएंगे तो सारी वैल्यू कैसी होंगी, माइनस की, ठीक। तो समझ में आ गया हमको। अगर एक्स की तरफ चलना है तो सारी वैल्यूज प्लस की आनी है, एक्स डैश की तरफ चलना है तो सारी वैल्यूज माइनस की आनी है, वाई यानी कि ऊपर की ओर चलना तो सारी वैल्यूज प्लस की आनी है, और नीचे की ओर चलना तो सारी वैल्यूज माइनस की आनी है, ठीक है ना। तो ये इसको आप समझ लेंगे, इसी की वजह से हम लोग करेंगे आके, ठीक। लेंस सूत्र तथा आवर्धन, इसको हम लोग समझेंगे, लेंस सूत्र और आवर्धन। बहुत सिंपल चीज है, देखो जरा ध्यान से देखो, एक यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा। ये मान के चलो इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये मान के चलो इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। तो वस्तु यहाँ पर कहीं रखी है, ये वस्तु रखी है, ये हमने वस्तु रख दी, ठीक, ये वस्तु रख दी, ये यहाँ पर कोई वस्तु रखी है कुछ इस तरह से, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ये रे, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और समांतर जाने के बाद में कहां से निकली जाएगी, फोकस से निकली चली जाएगी। कहां से निकली जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कहां से जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से, और एक दूसरे को यहां पर काटेंगे, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, और एक दूसरे को कहां पर काटेंगे, यहां पर काटेंगे। यहां से क्या डालेंगे हम लोग, यहां से क्या डालेंगे, यहां से एक अभिलंब डाल देते हैं, यहां पर काटा ना, यहां से एक अभिलंब डाल देते हैं, और ये अभिलंब ही क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या थी, वस्तु, ये क्या थी, वस्तु। अब समझो जरा ध्यान से, ये इसका प्रकाशिक केंद्र था सी, जिसका प्रकाशिक केंद्र था सी, ठीक। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो गई माइनस की, ये हुई आपके पास में वस्तु की डिस्टेंस। हमने क्या कहा था, ये क्या होता है आपके पास में, एक्स डैश, और ये होता है एक्स, ये क्या होता है, एक्स, ठीक है।
तो इधर जब आप चलेंगे तो वैल्यू माइनस की लेनी है हमको, और इधर जब चलेंगे तो वैल्यू प्लस की लेनी। ये इसका फोकस है, ठीक। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ये एफ हो गई, और ये कैसे रहेगी, प्लस की ही रहेगी। ये कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। वस्तु कहां पर बनी है, यहाँ पर। वस्तु कहां पर बनी है, यहाँ पर। तो वस्तु की दूरी लेते हैं हम लोग u, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी u। अगली बात समझ में। और ये भी हमको कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ठीक। तो ये था आपके पास में कुछ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो संबंध बताता है किसमें, वस्तु की दूरी में, फोकस दूरी में और प्रतिबिंब की दूरी में। क्या रिलेशन है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जहां पर f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक है ना। तो इसी की बेस पर हम लोग करेंगे आगे एक न्यूमेरिकल्स, ठीक। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन वही जो हम अभी आगे पढ़ के आए। आवर्धन, आवर्धन क्या करता है, वस्तु के अनुपातों को बताता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के कंपेरिजन में कितनी छोटी या बड़ी है। यही आपके पास में क्या होता है, आवर्धन होता है। क्या है, जरा ध्यान से देखो। आवर्धन हमने पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। क्या होता है, m इज इक्वल टू, फार्मूला हमने पढ़ा था अभी पहली वीडियो में, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। तो वही चीजें यहाँ पर भी सेम रिपीट हो रही है। m इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, I अपॉन O। I मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज की ऊंचाई अपॉन ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, h डैश अपॉन h। जो h डैश है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और जो h है वो वस्तु की ऊंचाई है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको रिलेट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से, तो कुछ m इस तरह से बनकर आएगा, यानी कि m इज इक्वल टू v अपॉन यू। वहां पर अगर हमने फार्मूला देखा होगा तो क्या था फार्मूला, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ये किसके लिए था, ये था दर्पण के लिए। किसके लिए था ये था आपके पास में दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। और m इज इक्वल टू v अपॉन यू, m इज इक्वल टू v अपॉन यू, यह है आपके पास में लेंस के लिए। ये आपके पास में किसके हैं, लेंस के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर माइनस का। तो अगर आवर्धन माइनस का है, मतलब m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू है, तो वो दर्पण के लिए यूज हो रहा है। और अगर m इज इक्वल टू v अपॉन यू है तो वो लेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो फार्मूला हम लोग लेंस की बात करें तो लेंस का फार्मूला कुछ इस तरह से बना लेते हैं। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, तो h अपॉन h डैश लिख रखा है मैंने। ये बिंब की लंबाई, हाँ देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी। बिंब की लंबाई कितनी है, h। तो बिंब कितना आपके पास में, h, ठीक है, हाँ। और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, h डैश। तो अच्छा, तो इतना समझो आप लोग, ठीक है ना। ये लिख रखा मैंने h अपॉन h डैश। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, m अपॉन I अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। तो एक फार्मूला हम लोग यहाँ से ये बना सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गई बात। इसी के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे अच्छे से, ठीक। अच्छा, लेंस की क्षमता क्या होती है, बहुत आसान है इसको समझना। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को कितना मोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, कितना मोड़ सकती हैं, ये पावर ही लेंस की क्या कहलाती है, ये पावर ही लेंस की क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। ये जो फिनोमेना कर रही है कि प्रकाश किरणों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ रही है, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ देगी उसकी क्षमता ज्यादा होगी, और जो प्रकाश किरण को कम मोड़ेगी उसकी क्षमता कम होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक समझ लेते हैं छोटा सा। क्या है आपके पास में, ये कोई आपके पास में लेंस है, ठीक है ना, ये कोई लेंस है। तो यहां से हम लोग प्रकाश किरण डालते हैं, ये, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने यहां पर हिट किया लाके, यहां पर, समझेंगे जरा बात को, यहां पर, ठीक है ना। एक लेंस और बनाया मैंने, यहां पर भी हमने लाइट रे डाली है, ठीक। इसने क्या किया, यहां पर हिट कर दिया, ठीक है ना। तो कौन से लेंस ने ज्यादा मोड़ा किरणों को, कौन से लेंस ने ज्यादा मोड़ा, इस वाले ने। इसको L1 मानो और इसको L2 मानो। तो L2 ने क्या किया, ज्यादा मोड़ा, तो L2 की क्षमता ज्यादा है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। L2 की क्षमता ज्यादा है और L1 की कम है, यानी कि जो प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ देगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है उसकी फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो उसका फोकस है उसके उल्टी होती है, यानी कि जो उसका फोकस है वो क्या होगी, उसकी उल्टी होगी। यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/f।
P बराबर क्या होगा 1/f। अगर f यहाँ पर अगर मीटर में है तो 1/f, और सेंटीमीटर में है तो 100/f। दोनों फार्मूले लिख दिए मैंने, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है ना। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यानी कि जो उत्तर लेंस की क्षमता होगी वो पॉजिटिव लेंगे और जो अवतल लेंस की क्षमता होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब उत्तर लेंस है वहां पर, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वहां पर अवतल लेंस है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपके पास में लेंस की पावर। लेंस की संयोजन क्षमता बहुत आसान है। ये भी संयोजन क्षमता मतलब जितने भी आपके पास में, मान के चलो इसकी क्षमता P1 थी, इसकी क्षमता P2 थी और इसकी क्षमता P3 थी, तो सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, ये इसकी हो जाएगी संयोजन क्षमता, ठीक है ना। सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये इसकी हो जाएगी संयोजन क्षमता। यानी कि P जो फाइनल P होगा वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजन था। 3 लेंस है यहाँ पर, ये 1 2 3, यानी कि तीनों की अलग अलग क्षमता होगी, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी इसकी संयोजन क्षमता, ठीक। क्लियर हो गई बात। चलो देख लेते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक लेंस के बेस पर एक न्यूमेरिकल है, ठीक। ये हम लोग देख लेंगे लास्ट, लगभग लास्ट आपके पास में हो चुका उसके बाद में, ठीक। बस ये न्यूमेरिकल है, उसको करने के बाद में हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक। जरा पढ़ लो। एक 4 सेमी वस्तु 8 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, ठीक है ना। 4 सेमी, एक आपके पास में उत्तर लेंस है, एक आपके पास में उत्तर लेंस है, ये कुछ इस तरह से, और इसके सम्मुख रखी है, इसके सम्मुख रखी है यहाँ पर, ठीक। इसके सम्मुख रखी है यहाँ पर, कितने 4 सेंटीमीटर की है ये, ठीक है। तो इससे प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी और निकलने के बाद में यहाँ से निकल जाएगी और एक प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी कुछ इस तरह से। तो किरणें कहाँ पर काटेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे, यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे हम लोग, यही वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। समझे जरा आप, ठीक। ये किरण ये गई और ये किरण ये गई, ठीक। तो क्या करना, 4 सेमी वस्तु 8 सेमी फोकस दूरी, यानी कि जो फोकस दूरी है, यानी कि ये जो एफ है ये कितना है आपके पास में 8 सेमी, ये हो गया आपके पास में 4 सेमी। ये अगर सी पॉइंट है, ये वस्तु थी, तो ये आपके पास में कितना है, कह रहा रखिए वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी कितनी है 20, यानी कि लेंस से दूरी कितनी है 20। प्रतिबिंब की प्रकृति फाइंड करनी, स्थिति फाइंड करनी, आकार फाइंड करना और आवर्धन फाइंड करना, 4 चीजें फाइंड करनी है हमको, ठीक है। सो चलिए, हमके पास में दिया है, देख लेंगे क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तु की ऊंचाई, क्या दिया है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मतलब ऑब्जेक्ट ओ कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने 4 सेंटीमीटर देखो पॉजिटिव लिया है, क्यों लिया है, देखो ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, ठीक है ना। अभी हमने चिन्ह परिपाटी देखी थी, तो ये ऊपर की ओर है, वाई की तरफ जा रहा है, तो कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में 8 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब जरा ध्यान से देखो, फोकस दूरी को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, ठीक। ये कितनी है, ये आपके पास में 8 सेमी, ये भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये किधर है आपके पास में, देखो ये एक्स की तरफ, उधर इस साइड में एक्स की तरफ, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, एक्स की तरफ इधर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। आ गई बात समझ में, ठीक, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी, क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब वस्तु की दूरी कितनी है u, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। तो u इज इक्वल टू कितने रखा है 20। अब देखो u इज इक्वल टू कितने रखा है 20, ये कैसे लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा है, ये लेंस के इधर है, ठीक। लेंस के किधर है, x डैश की तरफ है, किधर है, ये लेंस के x डैश की तरफ है, तो इसको कैसे लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे, ठीक, ठीक है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे v की, सबसे पहले v की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले स्थिति निकालेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला 1/f, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है माइनस, f की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है माइनस 1/u, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20, ठीक है ना।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/20। ठीक, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे 1/v की, तो 1/v, इस 1/20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये बचा आपके पास में 1/8 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 20 का एलसीएम, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से डिवाइड हो जाए। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 40। तो 8 पंजे 40, तो 5 टाइम्स गया तो 5 आ जाएगा, और 20 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू चल रही थी, 1/v की, तो यहाँ पर 1/v बराबर जो आ गया वो कितना आ गया आपके पास, 3/40। कितना आ गया, 3/40। तो बेसिकली आपके पास में जो वैल्यू बनी यहाँ से उठाएंगे हम वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी यहाँ से उठाएंगे, कितनी बनी 1/v इज इक्वल टू 3/40, इसको सीधा करके लिख देते हैं हम लोग। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/3, है ना, कितना हो जाएगा 40/3। तो v की जो वैल्यू आएगी, 3 से करें 3 × 3, कितना बचा आपके पास में 10, तो 3 × 9, 1 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 3 × 9 और 3 × 9, तो v की ये वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से देखो v की कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू आई है तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, एक्स साइड में बन रहा है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, ठीक, एक्स साइड में, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, एक्स साइड में। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है ना। एक चीज हमको पता चल गई, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है ना। चलो बाकी चीजें फाइंड करेंगे हम लोग इधर। तो बाकी चीज अभी हम लोग क्या फाइंड करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति फाइंड करनी है, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, हमने पता चल गया प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, और स्थिति पता चल गई कितनी होगी स्थिति, लेंस है 13.33 डिस्टेंस पर बनेगा दाईं ओर, ठीक है ना, वस्तु से दूसरी तरफ, ठीक। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे आवर्धन। चलो एक चीज और फाइंड कर लेते हैं हम लोग, आकार फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, आकार फाइंड कर लेते हैं। तो आकार कैसे फाइंड करेंगे, अभी एक फार्मूला हमने पढ़ा, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U। तो इतना यूज करेंगे, कितना आपके पास में, I/O इज इक्वल टू V/U। तो I हमको फाइंड करना है, O हमको पता है, O कितना है हमको पता है, देखो O कितना है 4, O कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू V हमने अभी निकाला, कितना निकाला 40/3। तो हम यहाँ पर 40/3 रखने वाले, 40/3 अपॉन U हमको पता है, U कितना है, U है -20, U कितना -20। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में I/4 इज इक्वल टू, देखो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 - 3 × 20। तो 20 से इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, तो हो जाएगा आपके पास में I/4 कितना हो जाएगा, I/4। तो मैं I को इधर रखता हूँ और 4 को इधर लेके जाता हूँ, तो इधर क्या चला था 2/-3 और इंटू 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 8/-3। तो इसका मतलब जो I की वैल्यू आई है वो कितनी आई, I की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6, और कितना बचा आपके पास में 2, पॉइंट लाके 0 बढ़ा लो, कितना हो गया आपके पास में 20। तो 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, तो यानी कि जो I की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास में, I की वैल्यू आई है आपके पास में -2.66। अब देखो I की वैल्यू कैसी आई है, माइनस की आई है, तो इसका मतलब I की वैल्यू अगर माइनस की आई है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा। ये भी हमको पता चल गया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक, क्लियर हो गई बात। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा। अब हमको क्या फाइंड करना, आवर्धन m और फाइंड करना है, m और फाइंड करना। तो m कैसे फाइंड कर लेते हैं, I/O से फाइंड कर लेते हैं, या V/U से कर लेते हैं। तो I/O से भी हो जाएगा, V/U से भी हो जाएगा, किसी से भी कर लो। तो हम लोग I/O से कर लेते हैं, I/O। तो I कितना था आपके पास में, I आपके पास में यही आया, ये वाली वैल्यू रखूंगा मैं 8 फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखूंगा 8/-3 और अपॉन O कितना था आपके पास में 4। तो m इज इक्वल टू कितना बना आपके पास में, 3 नीचे आएगा, तो 8 - 3 × 4, 4 दूनी 8। तो m की वैल्यू जो वैल्यू बनी -2/3, और इसको डिवाइड करेंगे आप लोग, तो माइनस का कितना आएगा, ये पॉइंट लाके 0 बढ़ा लो, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी कि m इज इक्वल टू कितना आया है 0.66 आया माइनस का। अब इससे क्या चीज हमको पता चली, तो ध्यान से देखो, इससे क्या चीज पता चली, माइनस का आ रहा है, कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.66 गुना छोटा बन रहा है,
ठीक, कैसे बनना है 0.66 गुना छोटा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमको पता चल गई, ठीक है ना। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। पहली चीज छोटा बन रहा है, दूसरी चीज सीधा बन रहा है, नहीं सॉरी उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक। और बस ये चीज हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, वास्तविक है, स्थिति बतानी है, इतनी दूर है, आकार बताना है। आकार भी हमको मिल गया। आकार कहाँ मिल गया हमको, ये मिल गया आकार, आई इजिकल टू ये आकार आ गया। और ये वर्धन हमको क्या बता दिया, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स, ये फिनिश हो गया, ठीक। तो इसी के साथ में हमने सारा कुछ कर लिया है और थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको क्या करें, एक बार रिवाइंड करके देख लें, बैक करके देख लें, आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसको डाल दें, मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा आपको, ठीक है ना। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वहां पर भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम हमारा चैनल लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाए आप, वहां पे डाल सकते हैं क्वेश्चन अपने, वहां से हम लोग सोल्व करके दे देंगे आपको। चैनल है आपका व्हाट्सएप चैनल, वहां से आप देख सकते हैं कोई भी अपडेट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है ना। अगर तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अवेलेबल कर दी हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पीपीटी आपको पूरी मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करने की मतलब डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और एक थॉट डाला था मैंने लास्ट में, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। यानी कि अगर तुम बिजी हो अपने वर्क में, अपनी पढ़ाई में, तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक। और अगर तुम लेजी हो, पढ़े रहते हो, आप पढ़ाई में मन नहीं लगता आपको, तो फिर चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है, आपसे नहीं होंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बिजी होना पड़ेगा, कुछ अदर चीजों को छोड़कर थोड़ा सा पढ़ाई में अगर आप बिजी होंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।